हेलो सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका। आ जाएं जल्दी से और हम लोग अपनी इस क्लास को जो स्टार्ट हैं वो कर लेते हैं। आज जो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि आज का जो है हमारा टॉपिक क्या होगा और आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चल रहा है वो क्या कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर थर्ड है वो हम लोग कर रहे हैं, पेपर थर्ड। और उसके अंदर आज हमारी जो यूनिट थर्ड है वो ही शुरू करेंगे। अभी तक हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी, सेकंड यूनिट के कई जो है हमने कर लिए, लेकिन अब थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर थर्ड है, इसके अंदर जो थर्ड यूनिट है वो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, थर्ड यूनिट के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, अधिगम का होगा। आज का पहला टॉपिक क्या होगा, अधिगम का। और अधिगम को हम लोग लर्निंग, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सीखना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अधिगम बोलते, साइकोलॉजी के अंदर यानी कि इसको अधिगम भी कहा जाता है। साइकोलॉजी के अंदर इसको अधिगम भी कहा जाता है। देखो, इंग्लिश में तो कहेंगे लर्निंग, हिंदी में कहेंगे सीखना, और साइकोलॉजी में क्या कहेंगे, इसको अधिगम कहेंगे। तो जितनी भी हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, जितनी भी हमारी विधियां हैं, प्रक्रिया हैं, जितने भी सारे के सारे बालक को सिखाने के लिए काम करते हैं। बालक को सिखाने के लिए सारा का सारा काम है, सिखाने के लिए, ठीक है ना। बालक को सिखाने के लिए ये सारा का सारा जो मामला है वो किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम की शैली की बात करते हैं, इसकी प्रकृति की बात करते हैं, या जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या अलग अलग प्रकार से बताया, अलग अलग प्रकार से क्या कहा, कि जैसे हमने किया थोरनडाइक का किया, पेवलोव का किया, स्किनर का किया, हल का, गुथरी का, इन सब का हमने किया। तो वो सारा का सारा है किसके ऊपर, सिखाने के ऊपर डिपेंड करता है भाई। किसके ऊपर, सिखाने के ऊपर। यानी कि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं और सिखाने के लिए हम सब ये जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक। तो देखो, अब ये अधिगम है क्या। अब बात आती है कि ये जो अधिगम है वो है क्या। तो देखिए, अधिगम का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो कर लेते हैं कि अधिगम जो है इसका अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ वैसे आप जानते हो, क्योंकि जब मैंने आपको पेपर फर्स्ट करवाया, पेपर 1 करवाया, उसके अंदर अधिगम का भी एक था चैप्टर, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। बच्चा सीख जाए, जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीख जाए और बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि बच्चा हर प्रकार से क्या कर रहा हो कि आगे तरक्की कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो हर प्रकार से बच्चा। तो बच्चे का हम शारीरिक विकास भी चाहते हैं, मानसिक भी, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक भी, और सामाजिक विकास भी हम लोग बच्चे का चाहते हैं। तो हर प्रकार से बच्चे का विकास हो, इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया की जाती है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना एक विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक है ना। सीखना क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। बालक अपने घर, परिवेश और विद्यालय के माध्यम से जो कुछ सीखता है वह सब अधिगम के अंतर्गत आता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो सीखना है वो केवल स्कूल से जुड़ा हुआ है, कि बालक घर पर कुछ नहीं सीखता, या बालक आस पड़ोस में कुछ नहीं सीखता, या फिर समाज से कुछ नहीं सीखता। ऐसा नहीं है बच्चों। मानव जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। सीखना जो है वो कभी भी एंड नहीं होता। लगातार सीखने की प्रक्रिया क्या है, चलती ही रहती है, ठीक। तो देखिए, यह सब क्या है, अधिगम है। आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं असंतुष्टि दोनों ही विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, ठीक है ना। क्या, जैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता है, तो हमें कोई बात की आवश्यकता है तो हम उसको सीखेंगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं सीखेंगे, है ना। जैसे अगर किसी को स्कूटी चलानी नहीं आती और उसको आवश्यकता है कि उसको स्कूटी पर हर रोज जाना पड़ता है, तो वो सीख लेगा। जैसे मान लो एक टीचर है कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, अब वो टीचर क्या करती है, स्कूल से आती है, जाती है, फिर शाम को उसको सब्जी या राशन पानी या कुछ भी घर का सामान लेने जाना पड़ता है। तो दिन में उसके बाहर के 2 चक्कर लगते हैं। अब कई बार क्या होता है कि 3 चक्कर भी लग जाते हैं,
कि एक बार सब्जी लेने जाना पड़ा और एक बार मार्केट में कुछ और सामान लेने भी जाना पड़ा। तो दिन में चक्कर कितने लग गए? 3। सुबह स्कूल में गई, शाम को सब्जी लेने गई, उसके बाद थोड़ी देर में बच्चों ने कहा कि मम्मी हमारे स्कूल की बुक्स लेके आनी है तो आप हमें ला कर दो, तो शाम को मार्केट के अंदर भी जाना पड़ा। चक्कर लग गए जी 3, और ऑटो का किराया भर के परेशान हो गई। दूसरी बात कि ऑटो में जो टाइम है उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ऑटो वाले सवारियों को बिठाते हुए चलेंगे और धीरे धीरे फिर वो उनको छोड़ते हुए भी आएंगे। तो उस महिला ने क्या आवश्यकता अनुभव हुई किस बात की कि मुझे एक स्कूटी ले लेनी चाहिए और स्कूटी सीख लेनी चाहिए। एक तो उसका जो है चलो पेट्रोल तो भराना पड़ेगा ही, लेकिन ऑटो का इतना जो भयंकर किराया है उससे तो पेट्रोल कुछ ना कुछ 20-50 रुपये सस्ता ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या सोची कि समय की बचत होगी सबसे ज़्यादा। क्या पता ऑटो का किराया पेट्रोल तो बराबर हो जाए, लेकिन जो समय है ना जो हमारे लिए अनमोल है वो जरूर बचेगा। घर से सीधा गई सब्जी मंडी, सब्जी ली, घर पे आके रखी, दोबारा फिर मार्केट चली गई। तो उसको सीखने की आवश्यकता थी, तो उसने क्या किया, स्कूटी खरीदी और उसको चलाना सीख लिया। तो आवश्यकता की पूर्ति हो गई ना। तो उससे उसको क्या मिली? संतुष्टि मिली। कई बार कोई चीज़ सीखने से अपने को संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन फिर भी दोनों ही चीज़ विद्यार्थियों को प्रेरित तो करेगी ना सीखने के लिए। आवश्यकता आगे देखो, जब भी कोई व्यक्ति कुछ समय में कुछ भी सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार में क्या है? परिवर्तन है। कि अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तभी वो सीखना सार्थक कहा जाएगा। अगर कोई चीज़ सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो वो सीखना नहीं है भाई। जैसे महिला को पहले स्कूटी चलानी नहीं आती थी, अब चलानी आती है, तो व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया ना, है ना। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम सीखेगा, विद्यार्थी कोई काम सीखेगा, व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा। एक विद्यार्थी है, उसको जमा के और घटा के सवाल नहीं आते, टीचर ने उसको सिखा दिए, उसने प्रैक्टिस की, सीख लिया, लेकिन व्यवहार में तो परिवर्तन आ गया ना। सीखने के बाद व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति ने खाना खाने का ढंग औपचारिक रूप से सीखा है, फॉर्मल वे में, तो उस व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशल रूप से खाना खाएगा जिस व्यक्ति ने खाने का औपचारिक रूप से नहीं सीखा। यानी कि जब आप पब्लिक के बीच में जाते हो, कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में जाते हो, तो आप खाते किस प्रकार हो, क्या तरीका है आपके खाने का। अगर एक व्यक्ति ने ये सीख लिया तो वह इतने कुशल रूप से खाना खाएगा जिसने नहीं सीखा उसकी तुलना में। सीखने की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। जो सीखने की प्रक्रिया है ना वो लगातार चलती है, कंटिन्यूसली चलती है, और सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। एक व्यक्ति जितना क्रियाशील होगा, माना एक व्यक्ति जितना एक्टिव होगा वह उतनी ही ज़्यादा सीख पाएगा, और जैसा उसको सीखने के लिए वातावरण एनवायरनमेंट मिलेगा उसी के हिसाब से सीख पाएगा। यदि किसी को सीखने के लिए एनवायरनमेंट बढ़िया मिलता है तो वो अच्छा सीख लेता है, और अगर सीखने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। सीधी बात है। यह प्रगति और विकास है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार तो सीधे सीधे डायरेक्ट परिवर्तन हो जाते हैं, कई बार अप्रत्यक्ष माध्यम से भी परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब सीधे सीधे नहीं होते, अप्रत्यक्ष माध्यम से। आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा, लेकिन वो आप आगे से उसी तरह से काम करने लग गए, तो ये सीखना है भाई। ये क्या है? ये सीखना है। उम्र के बढ़ने पर काम करने के अंदर क्या आ जाती है? परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। ये अप्रत्यक्ष रूप से सीखना है। जैसे आप किसी 20 किलो वजनी, मान लो कोई गेहूं के कट्टा है, कोई उसके अंदर 20 किलो गेहूं है, छोटा बच्चा उसको नहीं उठा सकता, बड़ा बच्चा है, बड़ा होने के बाद उठा लेगा, तो वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको उठाना सीख गया। तो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उसमें जो है वो व्यक्ति सीख लेता है। अधिगम की परिभाषाएं क्या क्या होंगी? कि कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स के अनुसार और अन्य के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। हम लोग जब अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं किसी बात का, तो उसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है।
ठीक है ना। जो हम किसी बात का जब हम लोग अनुभव करते हैं तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या होता है, वो बच्चों अधिगम होता है। ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। उसके बाद देखो वुडवर्थ जी क्या कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? वुडवर्थ के बारे में, कि वुडवर्थ ने क्या कहा। ये लो जी, वुडवर्थ ने क्या कहा। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा उसे ही दी जाती है। क्या कहता है कि भाई कोई भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में क्या है? सहायक है, और उसके वर्तमान आज का जो प्रेजेंट का व्यवहार है और जो अनुभव है, जो कुछ भी हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, उसको क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और जो अनुभव और व्यवहार है उससे भिन्न बनाती है, उसको क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों का, हैबिट्स का, ज्ञान, नॉलेज का और अभिवृत्ति, जितने भी बालक के एटीट्यूड्स होते हैं उसको अर्जन है। अर्जन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अर्जन का मतलब क्या होता है भाई? प्राप्त करना। तो क्या कहता है कि जो सीखना है वो आदतों को प्राप्त करना है, नई नई आदतों को, नए नए ज्ञान को, ठीक है ना, इनका प्राप्त करना है। इनमें इन कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। इसके अंदर काम करने के क्या है? नए तरीके सम्मिलित हैं, और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। ठीक है। अगर आपको ये परिभाषा मुश्किल लगती है तो आपको ये परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप इसको आधी याद करना चाहते हो तो आप यहाँ तक भी याद कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। कोई जरूरी नहीं होती है कि पूरी परिभाषा लिखनी है। अगर कोई परिभाषा ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लंबी है, तो आप इसको आधी को याद करके भी बात बन जाएगी। कैसे? क्रो एवं क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों के करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। बस आप केवल इतनी परिभाषा को कर लीजिए, बाकी करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली है ना थोड़ी लैंग्वेज मुश्किल है। जब लैंग्वेज हमें पढ़ने में ही मुश्किल लग रही है तो एग्जाम के अंदर तो आप इसको याद करके लिख ही नहीं पाओगे, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है? इसकी डिफिकल्ट है। केवल इतना याद कीजिए कि क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना जो है वो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें काम को करने के नए तरीके सम्मिलित हैं, यानी कि कोई भी जो काम है वो अब हम नए तरीके से किस प्रकार करेंगे, यही सीखना है। फिर देखो आगे बात करते हैं कि सी मार्गन और उसके साथियों के अनुसार, किसके अनुसार? सी मार्गन, पहले हमने गेट्स की, फिर क्रो एवं क्रो की, और अब बात कर लेते हैं सी मार्गन की। तो ये जो तीन परिभाषाएं बनेंगी ना, ये तीन आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीन में से दो भी लिख कर आ जाते हो ना तो वो आपके लिए बढ़िया चीज़ है। अगर आप तीन में से दो भी हाईलाइट करके लिखते हो, हाईलाइट मैं बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ कि आप जब भी किसी चीज़ को लिखते हो, आपने बढ़िया याद की परिभाषा, आपने उसको बीच में ही ऐसे गड़बड़ सा कर दिया, घुचड़ मुचड़ करके लिखा है, अरे पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि परिभाषा कहाँ लिखी है कहाँ नहीं, तो आपको वो नंबर कहाँ से दे देगा। हमेशा हाईलाइट करके लिखो, एक दो लाइन ऊपर की छोड़ दो, फिर उसको लिखो, थोड़ा अंडरलाइन करो, उसके बाद एक दो लाइन छोड़कर फिर अगली लिखो, ताकि पेपर चेक करने वाले को साफ साफ दिखाई दे कि आपने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। ठीक। तो मार्गन और उसके साथियों के अनुसार अभ्यास अथवा अनुभूति के फलस्वरूप जो हम प्रैक्टिस करते हैं और अनुभूति है, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। देखो, अगर सीखने के बाद सीखने वाले के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अगर वो स्थायी होता है तभी वो सीखना कहा जाएगा। अगर उसका परिवर्तन स्थायी नहीं है तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे।
अगर परिवर्तन स्थायी नहीं है तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। अब देखो, जैसे किसी लड़की ने, मान लो कोई सीमा नाम की लड़की है और उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, उसने महीना 2 महीना सीखा और कंप्यूटर उसको चलाना आ गया। फिर उसने क्या किया, कंप्यूटर को चलाने की प्रैक्टिस छोड़ दी, उसने 2 साल तक कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाया। और अब अगर उसको कहा जा रहा है कि सीमा तुमने तो कंप्यूटर सीखा था, अब तुम इसको चला कर दिखाओ, और वो कहती है कि मैं तो भूल गई, मुझे तो नहीं आता चलाना, मैं तो भूल गई, इसको चलाना नहीं आता, तो इसका मतलब क्या आप उसको सीखना कहेंगे? हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। अगर व्यवहार के अंदर, अगर बिहेवियर के अंदर अगर परमानेंट परिवर्तन होना, स्थायी परिवर्तन हो, तभी हम उसको सीखना कहेंगे, नहीं तो उसको सीखना नहीं कहते। फिर देखो, जब हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं, इनके आधार पर सीखना होता क्या है, इन परिभाषाओं के आधार पर सीखना क्या होता है। पहली बात तो सीखना उद्दीपक परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण होता है। उद्दीपक मतलब जो हमारे सामने स्टिमुलस है, जो आपके सामने क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? जो आपको काम करने के लिए, जो आपको क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, क्रिया के लिए क्या करे, प्रेरित करे, वो क्या होता है? वो स्टिमुलस होता है। वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है। जैसे थोर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, और बिल्ली क्या करती है, पिंजरे के बाहर जो मांस रखा हुआ है, मछली रखी हुई है, वो बिल्ली को क्या कर रही है, उद्दीपक का काम कर रही है। बिल्ली बार बार उस मछली की तरफ देख रही है, उछल रही है, कूद रही है, क्योंकि उसके सामने बिल्ली क्या है, मछली क्या है, उद्दीपक का है। अब आप पढ़ रहे हो, बीएड कर रहे हो और मेरे आप लेक्चर देख रहे हो, तो फिर आपके लिए उद्दीपक क्या है? उद्दीपक है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, कि जो बीएड करने के बाद आप टेट का पेपर क्लियर करोगे, फिर स्क्रीनिंग का करोगे, और जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना, वो आपके लिए उद्दीपक का काम कर रही है, यानी कि आपको काम करने के लिए उकसा रही है, प्रेरित कर रही है कि भाई पढ़ो। कई बार आपके मन में आता है कि ना आज तो मन नहीं कर रहा, छोड़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर आपके भीतर से एक आवाज़ आती है, आप सोचते हो अरे नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बीएड के पेपर सिर पर आ गए, उसके बाद एसटेट का पेपर भी भरा हुआ है, वो भी तो मैंने देना है। तो वो आपको क्या चीज़ प्रेरित कर रही है? आपको प्रेरित कर रही है आपकी गवर्नमेंट जॉब, जो सामने गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रही है ना, सरकारी नौकरी, वो आपको प्रेरित कर रही है। तो ये कहता है कि जो सीखना है वो उद्दीपक परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण होता है। अगर आपके सामने बार बार उद्दीपक लाया जाएगा, मैं आपको बार बार अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी कि भाई, मैं आपको बार बार अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी कि आप पढ़िए, आपके लिए नौकरी तैयार है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत फायदे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उस चीज़ को पढ़ोगे, आपके मन में क्या आएगा कि पढ़ते हैं। उसके बाद सीखना उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्देशित करता है। किसका? उद्देश्यों को। आपके सामने जो उद्देश्य हैं और आपके सामने जो लक्ष्य हैं, उनको क्या करता है? निर्देशित करता है। सीखना व्यवहार में प्रगतिपूर्ण स्थानांतरण है, प्रगति वाला ट्रांसफर है। ट्रांसफर कैसा है? ट्रांसफर कैसा है? प्रगतिपूर्ण। सीखना जो है वो व्यवहार में, बिहेवियर के अंदर प्रगति है। अगर हम सीखेंगे नई चीज तो हमारे व्यवहार में क्या होगी? प्रगति होगी, है ना। ऐसे तो है नहीं कि हम नई नई चीजें सीखेंगे और हम और भी नीचे धंसते चले जाएंगे, बल्कि जितनी हम नई नई चीजें सीखेंगे उतना हम प्रगति करते जाएंगे, उतना हम ऊंचा चढ़ते जाएंगे। हमारी जो नॉलेज है ना वो अप होगी, नॉलेज इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। नॉलेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सीखना सार्वभौमिक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम ही लोग सीखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, वो सभी सीखते हैं। वो सभी क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। अब जो पक्षी होता है ना, पक्षी, वो भी जन्म लेने के बाद उड़ना धीरे धीरे सीखता है, दाना चुगना सीखता है, घोंसला बनाना सीखता है। तो सीखना सार्वभौमिक है। इस पृथ्वी के ऊपर हर प्राणी, हर जाति सीखती है भाई। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल है। सीखने के कारण नई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो
तो नई नई बातें हैं हमारे मन के अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। सीखना वातावरण की उपज है। जैसा वातावरण हमारे सामने होगा हम उसी प्रकार का सीख पाएंगे। अगर हमें सीखने के लिए वातावरण बढ़िया मिल रहा है तो हम बढ़िया सीख पाएंगे। अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलता तो हम सीखने के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब जैसे दो भाई हैं, एक ही माता पिता के पैदा किए हुए हैं, दो भाई हैं। एक को तो शहर के अंदर बड़े स्कूल में पढ़ाया जाएगा और एक को गांव के अंदर किसी पिछड़े हुए स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चा शहर में पढ़ने के लिए गया है उसके सामने सीखने के लिए बहुत से मौके हैं, वातावरण बढ़िया है सीखने का, तो वो बढ़िया सीख लेगा। लेकिन जो गांव के पिछड़े हुए गांव के अंदर पढ़ता है तो उसके लिए वातावरण सीखने का बढ़िया नहीं है, तो वो नहीं बढ़िया सीख पाएगा। तो सीखना क्या है, वातावरण की उपज है। सीखना उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब हम सीखने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उत्तेजना और क्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। आप काम करने के लिए उत्तेजित हो गए, फिर आपने सीखा कुछ नया और फिर आपने क्रिया स्टार्ट कर दी। समझ में आया, क्लियर हुआ? पहले आप काम करने के लिए उत्तेजित हुए, काम करने के लिए क्या हुए, उत्तेजित। जैसे आपको भूख लगी हुई है, आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना खाना है, आपका मन कर रहा है कि मैं मैगी खा लूं, आज जोर से भूख लगी हुई है और आपका क्या मन कर रहा है कि मैं मैगी खा लूं। तो आप सीखोगे ना मैगी कैसे बनाई जाती है। मान लो आपको नहीं पता कैसे बनाई जाती है, आप फ़ोन करोगे अपनी मम्मी के पास कि मम्मी मैं घर से बाहर हूँ और ये बताओ मैगी कैसे बनेगी, हमेशा आप ही बनाते थे। या क्या करेगा, मैगी के ऊपर पढ़ लेगा, पीछे लिखा हुआ होता है, या यूट्यूब पर देखेगा मैगी स्वादिष्ट कैसे बनाई जाती है, वेजिटेबल मैगी। ठीक, तो सीख लिया। उसके बाद वो क्रिया करेगा ना मैगी बनाने की, मैगी बनाने की क्रिया करेगा। उसी तरह से वेजिटेबल को कट करेगा और वेजिटेबल कट करके मैगी बना लेगा। तो सीखना क्या है, उत्तेजना और क्रिया के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन। अनुकूलन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है कि जब हम पुराने ज्ञान के अंदर परिवर्तन करते हैं और उसके अंदर नया ज्ञान जोड़ते हैं तो उसको अनुकूलन कहा जाता है। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, नई परिस्थिति से समझौता कर लेना अनुकूलन कहलाता है। सीखना व्यवहार का संशोधक है। हमारा व्यवहार क्या होता है, सीखने से परिवर्तित होता है। फिर आगे बोलता है कि सीखना एक ऐसी क्रिया है जो जीवन भर चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। यानी कि बच्चा माँ के गर्भ से ही, बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। तो और जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक सीखता रहता है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है, इसको अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होती। जो अधिगम का स्वरूप अभ्यास, वातावरण और विधि पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम आगे बात करते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या है और विशेषताएं क्या है। जो अधिगम है, सीखना है, इसकी प्रकृति क्या क्या है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखो यानी कि इसकी नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सीखना योकम और सिम्पसन ने बताई थी, वैसे ये जरूरी नहीं आपको बताना। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, पहली बात तो ये है, ये बात तो हम अभी करके आए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया चलती है। फिर सीखना परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज। व्यक्ति स्वयं दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचार, इच्छा एवं भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। ये कहता है सीखने से परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन भी कैसा आएगा, 100% आएगा परिवर्तन। अगर कोई चीज सीखने से परिवर्तन नहीं आता तो इसका मतलब हम उसको सीखना नहीं कह सकते। अगर किसी चीज को सीखने से हमें परिवर्तन नहीं आता तो हम उसको सीखना नहीं कह सकते। ठीक, और गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है।
उसके बाद सीखना सार्वभौमिक है। अगली बात क्या है, हाँ जी, अगली बात क्या है, सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। ये कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में नहीं, संसार के सभी जीवधारी, अभी बताया मैंने, जीव जंतु पशु पक्षी सभी सीखते हैं। उसके बाद सीखना समायोजन है, एडजस्टमेंट है। सीखना क्या है? समायोजन है, एडजस्टमेंट है। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा जो घर पर रहता था, हमेशा घर का बना खाना खाना, घर पे आराम से पढ़ता था, लेकिन अब उसको तैयारी करने के लिए बाहर जाना पड़ा दूसरे शहर में। तो दूसरे शहर में बच्चा कहाँ रह रहा है? पीजी में रह रहा है। अब घर जैसा खाना मिल नहीं पा रहा, कपड़े हैं खुद से धोने पड़ते हैं, कमरे की डस्टिंग है, साफ सफाई है, पहले मम्मी करती थी, घर पे अब खुद को करनी पड़ती है। और बच्चे ने कभी काम किया नहीं, तो वो बच्चा सीख लेगा ना, अनुकूलन कर लेगा, धीरे धीरे पूछ लेगा मम्मी कपड़े कैसे धोऊं, कैसे करूं। पहले मम्मी बता देगी, अरे ऐसे ऐसे तो सर्फ में भिगो दे, आधे घंटे के बाद उसको निकाल देना ब्रश मार के। तो बच्चे ने सीख लिया कपड़े धोना। घर कमरे की डस्टिंग साफ सफाई करने बच्चे को आ गई। अब खाना जैसा मिल रहा है उसमें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? अनुकूलन हो गया ना, एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन हो गया। समायोजन कर रहा है ना बच्चा, कि वातावरण से अनुकूलन करने के लिए सीखना क्या है? आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थिति में अपना अनुकूलन कर सकता है। जब व्यक्ति सीखता है ना, तो सीखकर ही नई परिस्थिति से अनुकूलन करता है। जब वह अपने व्यवहार को नई परिस्थिति में और वातावरण के अनुकूल बना लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। अगर बच्चा 4 दिन पीजी में रहकर बोल दे कि मम्मी मैं तो घर आ रहा हूं, ना तो मेरे से पीजी में रहा जा रहा, ना कुछ किया जा रहा, तो बस बात खत्म। क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा, है ना। तो देखो, गेट्स और अन्य के अनुसार सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से है। हमारे सामने स्थिति कैसी है, उसके परिचय से है सीखने का संबंध। फिर सीखना विकास है, ग्रोथ है। जब व्यक्ति सीखेगा तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो होगी, है ना। ज्ञान इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी ना होगा। तो व्यक्ति जो है वो अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा लगातार सीखता है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखना कुछ नया करना है। आगे कहता है कि जो सीखना है वो कुछ नया करना है। तो वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? सीखना कोई नया काम करना है। सीखना क्या है? एक नया काम करना है। परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी कि सीखना नया काम करना तभी है जब वह कार्य बार बार किया जाए और अन्य कामों में भी प्रकट हो। ऐसे थोड़ी ना कि एक बार कंप्यूटर चलाना सीख लिया, दोबारा कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाया तो वो सीखना है, नहीं। बार बार वो कंप्यूटर को चलाए और बार बार अन्य कामों के अंदर भी कंप्यूटर का प्रयोग करे। जैसे कोई वीडियो देखनी है, कोई नोट्स बनाने हैं, कोई कुछ और करना है, तो बार बार उनका प्रयोग करे, वही तभी सीखना कहलाएगा। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारे अनुभव है ना, जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके अंदर अनुभव उसको प्राप्त होते हैं। सीखना न तो नए अनुभवों की प्राप्ति है, न ही पुराने अनुभवों का योग है, बल्कि नए और पुराने का संगठन है। ठीक है ना। अनुभवों का क्या होता है? संगठन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बात सीखता है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को इकट्ठा करता रहता है। जैसे एक बच्चे ने हमेशा काले रंग का कुत्ता देखा है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ ये कैसे है। एक बच्चे ने हमेशा एक काले रंग का कुत्ता देखा है। एक दिन वो सफेद रंग का एक कुत्ता देख लेता है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो कि ये है तो कुत्ता, डॉग है, लेकिन इसका रंग तो सफ़ेद कैसे है? डॉग तो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का। उसकी माँ ने कहा कि अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि जो कुत्ता है ना वो सफ़ेद रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है और भूरे रंग का यानी कि ब्राउन कलर का भी कुत्ता होता है। बच्चे ने कहा नहीं मम्मी, कुत्ता तो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, मैंने तो ब्लैक कलर का ही देखा है। उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा, कुत्ते 3 रंगों के होते हैं,
काला भी होता है, सफेद भी होता है और ब्राउन भी होता है। तो अब बच्चे ने एक नई बात सीख ली ना, बच्चे ने क्या सीख ली, नई बात सीख ली कि कुत्ता केवल काले रंग का नहीं होता, कुत्ता सफेद रंग का भी होता है। ठीक है ना, कुत्ता केवल काले रंग का नहीं होता, कुत्ता सफेद रंग का भी होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बात सीख जाता है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुभवों को क्या कर लेता है, इकट्ठा करता रहता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। भाई देखो, हम कोई बात क्यों सीखते हैं, जब हमें हमारा कोई ना कोई उद्देश्य हो। अगर हमारा सीखने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हम नई बात को भला क्यों सीखेंगे, है ना। सीखना वही होता है जब उसका कोई ना कोई क्या हो, उद्देश्य हो। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा, स्ट्रोंग होगा, सीखने की क्रिया उतनी ही तेज हो जाएगी। अगर आपके सामने सीखने का कोई उद्देश्य नहीं है तो आप कभी भी नहीं सीखोगे। आपके सामने उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब लगना, और ये आपके सामने उद्देश्य है। आपको गवर्नमेंट जॉब लगने की जितनी ज़्यादा मन के अंदर इच्छा होगी, आप उतना ही तेजी से पढ़ोगे, तैयारी करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो अगर हमारा कोई उद्देश्य होगा सीखने का, तभी सीख पाएंगे। अगर हमारा सीखने का कोई उद्देश्य ही नहीं है ना, कोई चीज़ हमें नहीं सीखनी, क्यों, हमारा कोई मतलब, कोई मोटिव नहीं है वहाँ पर, तो हम लोग उसको नहीं सीखेंगे। कहते हैं ना कि उद्देश्य के अभाव में सीखना क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। सीखना विवेकपूर्ण होता है। विवेकपूर्ण का मतलब कि हम बुद्धि से सीखते हैं। जब हम सीखेंगे ना तो उसके अंदर अपनी सारी बौद्धिक शक्तियों को लगा देंगे, सारी बुद्धि को लगा देंगे। तो मर्सेल के अनुसार सीखना यांत्रिक नहीं है बल्कि बौद्धिक काम है। यंत्र क्या होता है, मशीन। यानी कि व्यक्ति कभी भी मशीन की तरह नहीं सीखता। मशीन कैसे चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। कभी व्यक्ति तेज गति से सीखता है, कभी धीमी गति से सीखता है। तो ये यांत्रिक नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण काम है, बौद्धिक काम है। उसी बात को आसानी से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाए। बिना सोचे समझे किसी भी चीज को हम लोग नहीं सीख सकते। बिना सोचे समझे किसी भी चीज को हम लोग नहीं सीख सकते। किसी भी बात के अंदर हमें सफलता नहीं मिलेगी। सीखना सक्रिय है, एक्टिव, यानी कि वही बंदा सीख सकता है जो एक्टिव होगा, है ना। तो बालक तभी कुछ सीख सकता है जब सीखने की प्रक्रिया में भाग लेगा। बालक सीखने के प्रति कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, वो एक्टिव ही नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। यही कारण है कि डाल्टन विधि है, ठीक है ना, और प्रोजेक्टर विधि है। ये शिक्षण की प्रगतिशील विधियां हैं जो बालक की क्रियाशीलता पर क्या देती है, बल देती है। यानी कि बालक को क्रियाशील बनाने पर क्या देती है, बल दे देती है। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अच्छा जी, थोड़ा सा ये कटा हुआ है, कोई बात नहीं। सीखना क्या है, खोज है। अगला पॉइंट है नंबर 11 कि सीखना क्या है, खोज है। लर्निंग इज डिस्कवरी। आपको ये सभी पॉइंट याद होने चाहिए। केवल बच्चों पॉइंट याद कर लो, बीच वाला तो अपने आप ही लिख देना, बीच वाला तो बना कर अपने आप लिख देना। केवल पॉइंट याद कर लो आप बच्चे, ठीक है। तो कहते हैं कि सीखना खोज है। लर्निंग क्या है, एक डिस्कवरी है। वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है, ठीक है ना। सीखने में क्या करता है, व्यक्ति अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है और स्वयं परिणाम पर पहुंच जाता है। सीखने में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के क्या करता है, प्रयास करता है और स्वयं परिणाम पर पहुंच जाता है। मर्सेल ने क्या कहा कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का काम है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। मान लो आप किसी चीज की खोज करना चाहते हैं या कुछ नई बात जानना चाहते हैं, तभी आप सीखेंगे, नहीं तो आप नहीं सीखेंगे। उसके बाद नंबर 12 पर हमारा क्या बनता है कि सीखना वातावरण की उपज है, प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। ये बात हम पहले भी कराए हैं कि जैसा वातावरण होगा बालक उसके अंदर वैसा ही सीखेगा। सीखना रिक्तता में नहीं होता। रिक्तता माना कि जहां पर कोई ना रहता हो, ऐसे थोड़ी ना कि कोई ना रहेगा बिल्कुल शून्य में हम सीख लेंगे, नहीं, रिक्तता नहीं होगी, बल्कि वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। बालक का संबंध जिस तरह के वातावरण से होगा वह वैसी ही बातें सीखेगा। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी
कि अगर कोई शहर में रहकर बड़े विद्यालय में पढ़ेगा तो बच्चे की बुद्धि उसी प्रकार से होगी, लेकिन अगर कोई बच्चा गांव में रहता है और कोई पिछड़े हुए विद्यालय के अंदर पढ़ता है तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो आजकल इस बात पर बहुत बल दिया जाता है कि विद्यालय इतना बढ़िया और प्रभावशाली होना चाहिए कि बालक अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सके। फिर नंबर 13 पर हमारा क्या है कि सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। ठीक है ना, कि व्यक्तिगत कार्य तो है ही पर सामाजिक कार्य भी है। क्यों है? क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति नहीं सीख सकता। अगर व्यक्ति को समाज में कोई वातावरण नहीं मिलेगा तो वह नहीं सीख सकता। ठीक, उसके बाद देखो अधिगम को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, चलो जी, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, तो सीधा यहाँ से करो, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वातावरण जी, ऊपर वाले को पढ़ लेना, कोई ज़्यादा अच्छी कोई खास बात नहीं है ये कि अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हो, अध्ययन की आदतें हो, कोई खास बात नहीं। तो वातावरण यानी कि लर्निंग एटमॉस्फेयर, अधिगम के लिए परिवार, समाज और पाठशाला का उचित वातावरण होना चाहिए। ये बात आप पहले भी कर रहे हैं बार बार, कोई नई बात नहीं है। वातावरण प्रभावित करता है, ठीक है ना, जैसा परिवार का वातावरण होगा, जैसे स्कूल का वातावरण होगा, बालक उसी प्रकार से सीखेगा। अगर कक्षा में हवा नहीं है या लाइट की कम व्यवस्था है, ज़्यादा शोर है, अमनोवैज्ञानिक वातावरण है, इससे बालक थक जाएगा, फिर उसके अधिगम में अवधान पैदा हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है कि अगर बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो सीख पाएगा भी। ठीक है ना, अगर बच्चे का जो शरीर है थका थका होगा या फिर कोई दोष होगा तो वो जल्दी थक जाएगा बालक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बालक का सीखने वाले का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। विषय सामग्री और उसका स्वरूप, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है और उसका नेचर क्या है। यदि किसी विषय की जो अध्ययन सामग्री है सरल है, आसान होगी तो बालक उसे सीख लेगा। लेकिन अगर कोई भी विषय हो, जैसे मैथ विषय ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो मैथ बच्चों को कठिन लगता है और लगता है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बच्चा जो है उसको नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए सरल से कठिन की ओर जाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना कि आप पहले बच्चे को मुश्किल बात बताओगे और बाद में आसान, पहले सरल बात बतानी पड़ेगी और बाद में क्या मुश्किल बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद है जी परिपक्वता, उसके बाद है परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन, कि जितना अगर बालक परिपक्व होगा, जितना मैच्योर होगा तभी वो सीखेगा। अगर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर होगा तभी सीखने के लिए तैयार होगा। ऐसे बालक जो है वो तेज गति से सीखेंगे। अगर कोई बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व है यानी कि मैच्योर नहीं है तो बालक की सीखने की क्षमता धीमी हो जाएगी। मैंने आपको एक दिन पहले भी ये बात बताई थी कि आप 5 साल के बच्चे को न्यूटन का नियम नहीं सिखा सकते क्योंकि बच्चा शारीरिक और बौद्धिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार के बालकों को सीखने के लिए ज़्यादा समय और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना, तो कोलसेनी क्या कहते हैं कि परिपक्वता एवं अधिगम का एक दूसरे पर निर्भर है, इनको अलग करना बहुत ही क्या है मुश्किल है। उसके बाद है जी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अगर आपको सीखने के लिए मोटिवेशन बढ़िया मिलेगा तभी आप सीख पाओगे। अगर आपको सीखने के लिए मोटिवेशन की कमी है तो आप नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को उद्देश्य तक ले जाती है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को क्या बना देती है, आसान, इजी बना देती है। प्रेरणा शक्तिशाली हो तो बालक अध्ययन में रुचि जरूर लेगा
ठीक है ना। नई जानकारी को स्थायी तौर पर ग्रहण करने के लिए अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में बालकों की प्रशंसा करके उनको बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कहना चाहिए। क्या कहता है, समझ में आया? कि अध्यापक को, जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर बालक की प्रशंसा करनी चाहिए और फिर बालक को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर एक टीचर बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा तो बच्चा जो है वो इतनी तीव्र गति से नहीं सीख पाएगा। मैं भी आपको बीच बीच में मोटिवेट करती हूँ ना कि आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, ऐसा हो जाएगा, है ना, बढ़िया होगा। तो ये मोटिवेशन एक टीचर को देना चाहिए। कल को आप टीचर बनोगे, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप बच्चों को मोटिवेशन दो। सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, अब किस विधि से सिखाया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हो और आपकी सिखाने की विधि अच्छी नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना। सीखने की विधि अनुकूल और रुचिकर होगी तो ही सीखेगा, नहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अध्यापक को अगर अधिगम बढ़िया करवाना है, अगर अध्यापक को बालक को अधिगम बढ़िया करवाना है तो पुरानी विधियों के अलावा नई विधियों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी नई नई विधियां आ चुकी हैं शिक्षा के अंदर। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए खेल विधि और बड़ी कक्षाओं के लिए योजना और सामूहिक विधि अधिक उपयोगी हो सकती हैं। अधिगम का समय एवं थकान, अब अधिगम किस प्रकार, किस समय करवाया जा रहा है? अगर आप बच्चे को दोपहर को अधिगम करवा रहे हो तो बच्चा तेजी से नहीं सीख पाएगा, सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाएगी। प्रातःकाल के समय बालक में स्फूर्ति होती है, अधिगम सरल व शीघ्र होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है थकान होती है, सीखने की क्रिया मंद हो जाती है। ठीक है ना। आप कभी भी ध्यान कर लेना, 1 बजे से लेकर दोपहर को 4 बजे तक, दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सीखने की क्रिया मंद हो जाती है। 1 बजे से पहले पहले बच्चे को जो सिखाएगा सीख जाएगा, थोड़ा गैप दो, 4 बजे के बाद जो सिखाओगे सीख जाएगा। लेकिन बाद बीच वाले जो ये 3 घंटे हैं ना, अधिगम की प्रक्रिया मंद हो जाती है। फिर है जी अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अगर अध्यापक योग्य होगा, गुणी होगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा, क्लास में बढ़िया माहौल रखेगा, बच्चों में भेदभाव नहीं करेगा, बढ़िया उदाहरणों से समझाएगा, चार्ट, चित्र, मॉडल आदि दिखाएगा तो जल्दी अधिगम होगा। ये तो नेचुरल सी बात है। ठीक है ना। उसके बाद सीखने की इच्छा, भाई देखो सीखने की इच्छा तो होनी चाहिए। अगर बालक के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो बालक कभी भी नहीं सीख पाएगा, है ना। मैं आपको बताती हूँ ना हमेशा कि घोड़े को तालाब पर तो ले जाया जा सकता है पर जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। घोड़ा पानी तब पिएगा जब वो पीना चाहेगा। तो आप बच्चे को, अब स्कूल में तो बच्चा आ गया, लेकिन बच्चा सीखेगा तब जब वो सीखना चाहेगा। जबरदस्ती आप बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते, है ना। तो सीखने की इच्छा बालक के अंदर होनी चाहिए। सीखने की इच्छा रखना अधिगम का एक जरूरी घटक है। यदि बालक क्रियाशील रहता है तो अधिगम जल्दी होगा, और यदि बालक नहीं रहता, बालक की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। अध्यापक को पढ़ाते समय, शिक्षण प्रक्रिया का मतलब पढ़ाते समय बालक की इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए विकास में छात्र का सहयोग लेना चाहिए ताकि वह क्रियाशील बना रहे। ठीक है ना। और बीच बीच में बच्चों की जिज्ञासाओं को, बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करते जाना चाहिए ताकि बच्चों की जो रुचि है वो पाठ के अंदर बनी रहे। अगर बच्चों के डाउट क्लियर नहीं होंगे तो बच्चा कभी भी ढंग से नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना। बच्चा कभी भी ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो ये थे हमारे कुछ अधिगम के, मैंने अर्थ बताए, आपको परिभाषा बताई। उसके बाद जो अधिगम है उसके क्या क्या उसका महत्व है, कारक हैं इसके, उसके बारे में बात की। और फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो सीखना है, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हमने कर लिए। और हमने क्या किया, देखो बिल्कुल आसान है, कुछ क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। प्रकृति और विशेषताएं भी की। क्या क्या किया? पहले हमने किया कि सीखने का अर्थ, पहले अर्थ किया, उसके बाद हमने परिभाषा की,
उसके बाद क्या की, परिभाषा की, उसके बाद उसकी प्रकृति के बारे में बात की और वह विशेषताओं के बारे में बात की, सीखने की नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं, और उसके बाद हमने कारक किए। अगर ये 5 कर देते हो तो 16 नंबर जमा पक्के के पक्के हैं भाई। किसी भी चीज़ को समझा करो कि उसके अंदर लिखना क्या क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता कि बताना क्या होता है। तो अधिगम का टॉपिक आज हमारा हो गया, कल हम एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।